नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA लॉन्च किया। G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से भारत की अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर के तहत विद्या समीक्षा केंद्र खोलने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस अंक में हम G20 से संबंधित कई खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत की पहल पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना है और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में कार्य करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सदस्यों में शामिल है G20 समूह के 7 देश, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वहीं G20 समूह द्वारा आमंत्रित 4 देश हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं हैं, वो है आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। इसके अलावा इस अलायंस में 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। इन 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व LPG संगठन, UN एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेजी लाएगा, साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, संहिताओं, संधारणीय सिद्धांतों तथा विनियमों के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन में मदद करेगा। इस कदम से जैव ईंधन को अपनाने और इसके व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। ये गठबंधन वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। और अब बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ी चिंताओं के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश अक्सर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति इच्छुक नहीं होते। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जैसे कि फसल उगाने के लिए भूमि का अधिक उपयोग होने लगेगा। इससे भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा और जल का ज्यादा दोहन होगा। इसके अलावा सतत वित्त पोषण तंत्र की स्थापना पर सहमति बनाना और जैव ईंधन पर आयात प्रतिबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बड़ी चुनौतियां हैं। जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। इसे फसल अपशिष्ट, वनस्पति अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग परिवहन में डीजल, पेट्रोल के स्थान पर या इनके साथ मिश्रण में किया जाता है। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहले सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत पहल। इसका लक्ष्य 2023-24 तक 5000 बायो CNG संयंत्र स्थापित करना है। इसके अलावा गोवर्धन योजना, जिसका लक्ष्य 500 नए संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करना है। साथ ही समर्थ योजना चलाई जा रही है, यानी कि तापीय विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन। और अब बात करते हैं G20 से जुड़ी अगली खबर के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र में कई विषयों यानी थीम्स पर चर्चा हुई, उनके विवरण के बारे में बताया गया है। तो आइए बताते हैं आपको। मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी समृद्धि के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इससे सदस्यों को जोखिमों की पहचान करने और उससे निपटने में मदद मिलेगी। व्यक्तियों और MSMEs के वित्तीय समावेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन कार्य योजना
तैयार की जाएगी। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए खाद्य मूल्य में अस्थिरता से बचने तथा इसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली तथा ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाएगा। वहीं सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता थीम के तहत विकासशील देशों को विशेष रूप से उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी एनडीसीज को लागू करने के लिए 2030 से पहले 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर राशि की जरूरत होगी। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं हैं यूएनजीए यानी कि 75/1 जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित है। G20 में इस पर भी सहमति बनी है। बहुपक्षीय विकास बैंक पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क्स पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए रोड मैप पर सहमति बनी है। वहीं तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डीपीआई के विकास और उपयोग में सर्वोत्तम पद्धतियों एवं अनुभवों को साझा करने के लिए ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी पर सहमति बनी है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक समन्वित और व्यापक नीतिगत एवं विनियामक फ्रेमवर्क का समर्थन करने के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार करने पर सहमति बनी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कराधानों की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कर पैकेज के 2 स्तंभों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। ये 2 स्तंभ हैं लाभ आवंटन और गठजोड़ तथा वैश्विक न्यूनतम कराधान। लैंगिक समानता तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक पूर्ण कार्य समूह का गठन किया जाएगा। और अंतिम थीम है पृथ्वी, ग्रह, लोग, शांति और समृद्धि के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति का समर्थन करने वाली रचनात्मक पहल का स्वागत किया गया। और अब बढ़ते हैं G20 की ही अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से भारत की अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अफ्रीकी संघ की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 2002 में डर्बन में की गई थी। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना अफ्रीकी एकता संगठन के स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता और सौहार्दता स्थापित करना तथा इनके राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है। दरअसल अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के पीछे काफी अहम उद्देश्य है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि G20 को ज्यादा प्रातिनिधिक संगठन बनाया जा सकेगा। अभी तक G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल थे। AU के सदस्य बनने के बाद अब ये समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 88.9% और वैश्विक जनसंख्या के 78.9% का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि ये कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि दोनों से ही महत्वपूर्ण है। AU को शामिल करने से बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इन महाद्वीपों के विकासशील देशों के पक्षों को मजबूती मिलेगी। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत में ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए 125 देशों से भी परामर्श किया था। भारत के लिए सामरिक लाभ ये है कि भारत को अफ्रीका में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की कई उपलब्धियां हैं, जैसे कि 100% सहमति के साथ दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसके अलावा भारत इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद को समाप्त करने में सक्षम रहा। आपको बता दें कि पिछले साल के G20 बाली शिखर सम्मेलन के बाद से बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद काफी बढ़ गया था। G20 की भारत की अध्यक्षता से ये सिद्ध होता है कि भारत विश्व के लिए तथा विश्व भारत के लिए तैयार है, यानी कि इंडिया वर्ल्ड रेडी एंड वर्ल्ड इंडिया रेडी। भारत के लिए उपलब्धि ये रही कि G20 के पिछले अध्यक्षों की तुलना में भारत ने दोगुने से भी ज्यादा मौलिक कार्य किए। भारत ने आगामी G20 अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। और G20 में क्या हुआ जानते हैं। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। IMEC की कल्पना परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क तैयार करने के लिए की गई। ये नेटवर्क एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच भौगोलिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में
सहायता करेगा। इसमें शामिल है रेलवे लाइंस, इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार की गति में 40% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विद्युत केबल और एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन, जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हाई स्पीड डेटा केबल, इससे विश्व में नवोन्मेषी डिजिटल इकोसिस्टम को जोड़ा जाएगा और व्यावसायिक अवसर पैदा किए जाएंगे। IMEC वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी का एक हिस्सा है। PGII की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। PGII को दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लॉन्च किया गया। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। BRI को 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चीन से लेकर यूरोप में रोम से होकर पूर्वी एशिया तक आवागमन के प्राचीन व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करना है। BRI में भागीदारी करने वाले कई देश चीन के ऋणजाल कूटनीति में फंस गए हैं। उदाहरण के लिए इटली अब इस पहल से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। PGII यानी वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी, इसके तहत एक अन्य परियोजना ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर है। ये अंगोला के लोबिटो बंदरगाह को कॉन्गो के कटंगा प्रांत और जाम्बिया में कॉपर बेल्ट से जोड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर यानी NDR के तहत विद्या समीक्षा केंद्र खोलने को कहा है। विद्या समीक्षा केंद्र यानी VSK का उद्देश्य सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ये एक डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। इसमें MOE द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा संग्रहित होगा। वर्तमान में एक VSK केंद्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT परिसर में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन में स्थित है। VSK का उद्देश्य है समग्र शिक्षा के दायरे में अलग अलग परियोजनाओं या गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करना, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से सीखने के परिणाम, ड्रॉप आउट डेटा, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा आवश्यक समर्थन आदि सहित नामांकित छात्रों पर निगरानी रखना। इसके अलावा स्कूली पारितंत्र के हितधारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र के लिए केंद्रीकृत हेल्प डेस्क की स्थापना करना और उन्हें ट्रैक करना। साथ ही फील्ड में प्रशासकों और शिक्षकों को डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। NDR का उद्देश्य शिक्षा पारितंत्र के द्वारा इसके माध्यम से तथा इसमें नवाचारों के लिए एक डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। NDR का सृजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से MOE के तत्वावधान में किया गया है। NDR सिद्धांतों के तहत समेकन न कि समरूपता होगी, पारितंत्र के चालक होंगे, मुक्त और संयुक्त करने योग्य व्यवस्था होगी, संघीय लेकिन अंतर संचालनीय होगा, मुक्त पहुंच की सुविधा होगी, विविधता, समावेशन और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। NDR सिद्धांत विकास करने योग्य होंगे। इसके अलावा ऐसा डिजाइन जो विकल्प की व्यवस्था करे वो इसके तहत लाया जाएगा। साथ ही ऐसा डिजाइन जो निजता, सुरक्षा और विश्वास का ध्यान रखे और निवेश का लाभ उठाना भी इसके अंतर्गत शामिल है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके इस स्थायी सांविधिक CEC का गठन किया है। ये नई समिति 2002 में गठित एक पुरानी तदर्थ CEC का स्थान लेगी। इस तदर्थ CEC का गठन TN गोदावर्मन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था। पुरानी तदर्थ CEC अतिक्रमण हटाने, प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य संरक्षण संबंधी मुद्दों के लिए उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही थी। CEC के संबंध में प्रमुख तथ्य ये भी हैं कि इसमें एक अध्यक्ष और 3 विशेषज्ञ सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। इनके कार्यकाल को 60 वर्ष की आयु होने तक एक बार बढ़ाया जा सकता है। एक सेवारत अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यह अधिकारी भारत सरकार में वन उप महानिरीक्षक या निदेशक से नीचे की रैंक का नहीं होगा। अध्यक्ष और CCO यानी मुख्य समन्वय अधिकारी को पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संबंध में अनुभव होना चाहिए। साथ ही इन विषयों से संबंधित एक विशेषज्ञ सदस्य होगा। CEC का काम होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कार्यान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करना। साथ ही किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आवेदन का निपटारा करना। इसका क्षेत्राधिकार पूरे देश में होगा। राज्य की
किसी असहमति की स्थिति में यदि कोई राज्य सीईसी की सिफारिश से असहमत है तो इसे केंद्र को भेजा जाएगा और इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। लेकिन चिंता ये है कि नागरिक समाज की ओर से प्रतिनिधित्व की इसमें कमी है, जबकि तदर्थ समिति में गैर सरकारी संगठनों के 2 सदस्य शामिल थे। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। भारत जल्द ही यूनाइटेड किंगडम में अप्रवासी भारतीयों के लिए BBPS के जरिए सीमा पार बिल भुगतान की अनुमति देगा। BBPS की सुविधा ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में रहने वाले NRIs के लिए पहले से ही उपलब्ध है। बिल पार बिल भुगतान की अनुमति देना भारत की व्यापक डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। BBPS आवर्ती भुगतान के लिए एक केंद्रीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। इसके जरिए बिजली, गैस, DTH, पानी, टेलीकॉम, पोस्टपेड, फास्टैग जैसे बिलों का भुगतान किया जा सकता है। BBPS का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। ये RBI की एक अवधारणात्मक प्रणाली है। NPCI भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना तैयार करना है। UPI भी NPCI ने ही लॉन्च किया है। अगली खबर है मत्स्य 6000। भारतीय वैज्ञानिक प्रोजेक्ट समुद्रयान के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी पनडुब्बी में 3 लोगों को पानी के अंदर लगभग 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना बना रहे हैं। प्रोजेक्ट समुद्रयान डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई डिजाइन और विकसित कर रहा है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संस्थान है। ये निकेल, कोबाल्ट, दुर्लभ भूतत्वों, मैग्नीज आदि से समृद्ध गहरे समुद्र के लिए खनिज संसाधनों की खोज करेगी। साथ ही आगे के विश्लेषण के लिए नमूनों का संग्रह भी करेगी। इसमें सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक जल के भीतर रहने की क्षमता है। दिव्यांग जनों के अधिकारों को नया स्वरूप देने के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने कुछ पहलें आरंभ की हैं। DEPWD ने दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 5 पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, दिव्यांग जनों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ये 5 पहलें हैं। वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन। इसके तहत बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुंच वाले पाठ्यक्रमों को अनिवार्य किया जाएगा। दूसरा है UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID। इसके अनाम डेटा को जारी करना। इससे दिव्यांगता के संबंध में डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तीसरा है PM दक्ष पोर्टल। ये प्रशिक्षण और रोजगार के इच्छुक दिव्यांगजनों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चौथा है पाथवे टू एक्सेस, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर न्यायालयों के निर्णय। इसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों को एक पुस्तिका में संकलित किया जाएगा। और 5वां तथा अंतिम है CCPD यानी दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त। CCPD द्वारा ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये दिव्यांग जनों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निपटान का प्रबंधन करेगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप। G20 के दिल्ली घोषणा पत्र ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया। इस रोड मैप में पर्यटन में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन MSMEs और गंतव्य प्रबंधन। दिल्ली घोषणा पत्र में ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत का भी उल्लेख किया गया। ये पहल सभी पर्यटकों और पर्यटक व्यवसायों को ऐसे सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष महत्व है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO के सहयोग से G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड लॉन्च किया। ये डैशबोर्ड एक वैश्विक रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। ये रिपोजिटरी G20 देशों की संधारणीय पर्यटन प्रणालियों एवं नीतियों के सर्वोत्तम उदाहरणों और केस स्टडी को प्रदर्शित करेगी। अगला टॉपिक है मराकेश। हाल ही में मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका अधिक केंद्र मराकेश के पास था। मराकेश शहर एटलस पर्वत के गिरिपाद के पश्चिम में स्थित है। मराकेश के प्राचीन खंड मेडिना को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले मराकेश समझौते पर इसी शहर में 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। मराकेश संधि दृष्टिविहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वितरण को आसान बनाती है। ये संधि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित है।
अगला टॉपिक है जीन ड्राइव तकनीक। मच्छरों को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए भारत, ब्राजील और पनामा में आउटडोर परीक्षणों में जीन ड्राइव तकनीक का उपयोग किया गया है। जीन ड्राइव एक तरह की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। ये जीनों को संशोधित करती है और निर्धारित जीन्स आनुवंशिक रूप से वंशक्रम में शामिल हो जाते हैं। इसका मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जीन ड्राइव का उपयोग कृंतकों यानी रोडेंट्स जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये तकनीक मेंडेलियन वंशानुक्रम नियमों का पालन नहीं करती। ये नियम माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले गुणों के कुछ पैटर्न बताता है। अगला टॉपिक है DCGI ने 2 नकली दवाओं पर अलर्ट जारी किया। भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत सहित 4 देशों में डिफिटेलियो और एडसेट्रिस दवाओं के नकली प्रतिरूपों के खिलाफ सुरक्षा अलर्ट जारी किया। डिफिटेलियो का उपयोग लीवर में रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाने की गंभीर स्थिति में इलाज के लिए किया जाता है। एडसेट्रिस का उपयोग एक तरह के रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। DCGI केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का प्रमुख होता है। CDSCO भारतीय दवा विनियामक निकाय है। CDSCO औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत गठित केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला टॉपिक है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट MOXIE। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर के साथ भेजे गए MOXIE उपकरण ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। MOXIE ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला उपकरण है। MOXIE एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आणविक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसके तहत मंगल के पतले वायुमंडल से इसमें पंप किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग किया जाता है। ये मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक व्यवहार्य तकनीक साबित हुई है। इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया था। अगला टॉपिक है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण स्थापत्य की कलिंग शैली में किया गया है। ये मंदिर रथ शैली में निर्मित है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं जो वर्ष के 12 महीनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 चौड़ी तीलियां और 8 पतली तीलियां हैं जो दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अगला टॉपिक है बांग्लार माटी बांग्लार जल। पश्चिम बंगाल ने रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्यगान घोषित किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पोइला बैशाख यानी पहले बैशाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव पारित किया है। ये बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी 15 अप्रैल को पड़ता है। ये गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा गया था। ये गीत रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्र गीत है, इसकी भी रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।